नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज है सोमवार और एक बार फिर से बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि यहां पर आपके लिए एक कठिन समस्या आ गई है। कोरोना से तो हम निजात पा चुके हैं, लेकिन इन दिनों एक और वायरस है जो सबको परेशान कर रहा है, खास तौर पर बच्चों को। एडेनो वायरस नाम का ये वायरस वैसे तो सिर्फ सिंपल सर्दी खांसी बुखार जैसी चीज़ें लेकर आता है, लेकिन अगर ये थोड़ा खतरनाक रूप ले ले तो जान भी ले सकता है और जान जा भी रही है। पश्चिम बंगाल में हमने पाया है कि कई बच्चों की मौत हुई है और देश के कई राज्यों में ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। तो चलिए पहले इस वायरस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या बला है और ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है, फिर इसके रोकथाम की बातें करेंगे। कुछ डॉक्टर पैनल हमारे साथ होगा आज, जिससे हम ये पूरी बातचीत समझेंगे। तो एक नज़र डालते हैं कि एडेनो वायरस आखिर क्या है और क्या कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जैसा हमने आपको बताया कि 12 बच्चों की अब तक इस एडेनो वायरस से मौत हो चुकी है। सर्दी खांसी से शुरू हुई चीज जान ले गई। ICMR और NICED की जो बच्चों का टेस्ट किया है, उन्होंने इसमें से पता लगाया कि एडेनो वायरस में और पाया कि सांस के 32% इन्फेक्शन जो है वो एडेनो वायरस इन दिनों पैदा कर रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी, बात सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में ये वायरस फैल रहा है। आमतौर पर जैसा मैंने कहा, हल्की सर्दी खांसी फ्लू जैसी बीमारी से इसकी शुरुआत होती है। कुछ अंतर खास दिखाई देता नहीं, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन फैलता है, बढ़ता है, तो मामला गंभीर हो जाता है और जान पे भी बन आती है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर उम्र के लोगों को ये संक्रमण अपने जद में लेता है, लेकिन बच्चों पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लेकिन चूंकि ये सबको फैल सकता है, इसलिए बड़े शायद उससे इतने इम्पैक्टेड नज़र ना आए, इससे इतनी प्रॉब्लम ना हो उन्हें, लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राजीव सेठ, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल के HOD चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर तुषार मणियार और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सेठ, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये एडेनो वायरस है क्या? बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना करा नहीं। कोरोना से फिलहाल हम थोड़े बहुत बाहर आए हैं, मानसिक रूप से शायद पूरी तरह नहीं, और फिर एक और वायरस। सर देखिए, एक और नहीं है, वायरसेस तो बहुत हैं और बहुत ही होते रहते हैं। एडिनो वायरस एक उनमें से एक वायरस है। ठीक है, आपके पास कोरोना हुआ तो हम लोगों को वायरस के बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ी। अभी कुछ समय पहले, 3 से 4 हफ्ते पहले, और अभी भी दिल्ली में सर्दी में हमें इन्फ्लुएंजा वायरस और स्वाइन फ्लू वायरस के बच्चे शिकार हो गए थे और कई बच्चे निमोनिया भी हुआ, उन लोगों को एडमिट भी हुए। अब एडिनो वायरस एक और वायरस है। तो ये वायरसेस आते जाते रहते हैं, इसमें इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जिनकी वैक्सीन्स हैं और वो आप बच्चों को मिलती हैं, जैसे कोविड इज ए वायरस, तो उसकी अभी तक तो 12 साल से ऊपर के लिए, लेकिन एडिनो वायरस की वैक्सीन हमारे इंडिया में अभी कोई बनी नहीं है, ना मेरे ख्याल से अभी बनने का कोई चांस भी है, बिकॉज दिस इज नॉट सच ए ह्यूज प्रॉब्लम। और इसमें कोरोना वायरस को देखते हुए इतनी कोई सीवियर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी नहीं है। सर्टेनली इट कैन गिव राइज टू खांसी जुकाम बुखार, कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वायरल निमोनिया हो सकता है इससे भी। अगर बच्चा बहुत सिक हो तो उसको, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में जरूर जाना चाहिए। अपने पहले तो पीडियाट्रिशियन को संपर्क करें। क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अपने आप इलाज करते रहते हैं, 2-4 दिन तो वही निकाल देते हैं। सो हर एक बच्चे के लिए अगर 3-4 दिन से अगर उसकी खांसी बुखार वगैरह ठीक नहीं हो रहा है तो उसे अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए और अप्रोप्रिएट टेस्टिंग होनी चाहिए। ब्लाइंडली एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं कई बार पेरेंट्स, वो भी गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन बैक्टीरिया, दे डोंट वर्क ऑन वायरल्स। और एडिनो वायरस में कोई एंटीवायरल ड्रग और कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। सो लोग अपने एनेक्डोटल केसेस से, किसी को एडिनो वायरस हुआ, किसी को, तो एकदम वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही मेरा मैसेज है। चलिए, तो चिंता ना करें, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें। बच्चे को अगर 3-4 दिन से ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो फिर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर तुषार, ये बताइए कि ये एडेनो वायरस का कोई खास सीजन है? जैसे अभी जो हम देख रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इस बार तो समय से पहले ही हो रहा है, थोड़ा गर्मी अभी शुरू हो गई है, ठंड सुबह शाम तो रहती है लेकिन दिन बहुत गर्म हो जाते हैं।
एक तो ये चीज, और दूसरी ये कि इसका संक्रमण किस तरीके से होता है, जैसे बाकी संक्रमण वो, और हालांकि हम जान रहे हैं कि सब में होता है, लेकिन सिर्फ बच्चों को इतना इम्पैक्ट क्यों? थैंक यू। जैसे इन्फ्लुएंजा की वायरस की सीजन डिफाइंड है कि मानसून के पहले या सर्दी के मौसम शुरू होने के टाइम में ज्यादा हो जाता है। एडिनो वायरस का कोई पर्टिकुलर सीजन ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि जैसे कोई भी वायरस की वजह से व्हेनेवर देयर इज सीजन चेंज, तब ज्यादा जाके वायरस नंबर्स बढ़ जाते हैं। और जब भी कोई भी जगह पे बच्चों के कांग्रीगेशन, एक साथ बच्चे ज्यादा जमा होते हैं, जैसे कैंप में हो गया, ट्रिप पे हो गया, स्कूल ट्रिप में चले गए, तो वो टाइम में बच्चों को एक को हुआ तो बाकी सबको ज्यादा होने के चांसेस है। जब तक कि ये कैसे फैलता है, तो ये तीनों चीजों से फैलता है। जैसे हवा से फैलता है, जो हम लोग ड्रॉपलेट बोलते हैं, तो साथ में रहने से, रेस्पिरेशन से हवा, सर्दी खांसी हुआ तो उसको एरोसोल होके एक दूसरे को लग सकता है। दूसरा फोमाइट ट्रांसमिशन बोलते हैं, जैसे सरफेस पे कांटेक्ट हुआ तो छोटे बच्चे जो नर्सरी में या जूनियर केजी वगैरह में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे के आइटम्स शेयर करते हैं, उससे भी होता है। और लास्टली जो कॉमन प्रेजेंटेशन एडिनो वायरस का डॉक्टर शेख ने अभी बताया, जैसे ज्यादा करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सर्दी खांसी जुकाम बुखार वो सब रहता है। वैसे छोटे बच्चों में कभी कभी ये ज्यादा करके पेट दर्द या लूज मोशंस जैसे कि जुलाब वगैरह की शिकायत से भी आता है। तो वो ओरोफिकल, जैसे मुंह में से पानी या खाने पीने की आइटम की वजह से एक दूसरे से लग सकता है। चलिए, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। थोड़ा ग्राउंड चेक लेते हैं। समीर भाटी साहब, दिल्ली के क्या हाल हैं? जैसे अभी डॉक्टर सेठ खे ही रहे थे, हमने तो ज़्यादातर केसेस बंगाल में सुने, लेकिन हम मुंबई में भी इसके केसेस सुन रहे हैं। बंगाल में तो हमने देखा डेथ भी हो गई बच्चों की बड़ी संख्या में। तो क्या हाल है दिल्ली के, और क्या कोई पर्टिकुलर टेस्ट है इसका जो करवाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें टेस्टिंग की बात करूं तो स्पेशली इसमें भी मॉलिक्यूलर टेस्ट अवेलेबल है। जैसे हम कोविड में देख रहे थे कि पीसीआर टेस्ट इसके लिए अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है इसके लिए। बाकी जिस तरह से इसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी, कि सीरोटाइप कौन सा आपका टाइप है, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो टोटल 50 तरह के एडिनो वायरस है। तो हम इसमें अभी जिस तरह का डेटा अवेलेबल है उसमें एडिनो वायरस 7 जो सीरोटाइप है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, और एडिनो अभी फिलहाल जो मोस्ट प्रिवेलेंट है वो एडिनो टाइप 3 है जो अभी ज्यादा प्रिवेलेंट है। मेजॉरिटी 7 और 3 की सीरोटाइप की है, तो इसका हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा सीरोटाइप है। इसके अलावा अगर फिलहाल मैं बात करूं तो देखिए ज्यादातर अभी सर्दियों के बाद जब मौसम चेंज होता है तो उस समय थोड़ा सा पीक पे आते हैं, ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। दिल्ली में भी अभी देखें, बट अभी टेस्टिंग उस तरह से उतनी ज्यादा नहीं हो रही कि हम स्पेसिफिकली ये बता पाए। बट क्योंकि ज्यादातर इसमें देखा जाता है कि आपके सिम्टम है वो कॉमन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो कई बार डिफरेंशिएट करना उसको काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जैसा अभी बताया हमारे दोनों पेडिट्रिशियन ने कि एक बार अपने क्लिनिशियन से जरूर मिले, ताकि क्लिनिकली देख के वो सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद अगर उनको लगता है फर्दर तो वो टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि ये भी कंटेजियस है। तो इसके अंदर भी जैसे अब ऑलरेडी सब लोग सीख चुके हैं कि किस तरह के हमने कोविड के अंदर भी प्रोटोकॉल्स देखे, सीखे कि कंटेजियस डिजीज, जो भी संक्रामक किसी भी तरह की वायरल डिजीज होती है, उनकी हम रोकथाम कैसे करते हैं। तो वही चीजों का हमें अभी भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो खांसी से, कफिंग से, तो वही सारे आपके जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स है उनको फॉलो करने की जरूरत है बच्चों में, क्योंकि खासतौर पे बच्चों को हम ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं उस तरह से वो फॉलो कर पाते कि भाई वो आंखों को टच कर रहे हैं, नोज को, माउथ को टच कर रहे हैं। और दूसरा एक स्पेशली इसमें ये भी है कि जैसे हम सरफेस की बात करते हैं, तो स्पेशली ये क्योंकि नॉन एनवेलप्ड स्ट्रक्चर्ड होता है इसका, तो इसके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर का जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो सरफेस पे ये थोड़ा ज्यादा टाइम तक रह सकता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और स्पेसिफिकली हम जैसे बात कर भी रहे थे कोविड में कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखने की, साफ सफाई का ध्यान रखने की विशेष तौर पर ज्यादा जरूरत। ठीक है डॉक्टर सेठ, आपने कहा कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन इसका हिंदुस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर इसका इलाज क्या रहता है? मतलब कोई पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में होती हैं, या रूटीन वाली मेडिसिन ही है, बाकी आप मौका देते हैं बॉडी शरीर की अपनी इम्यूनिटी को उसके खिलाफ लड़ने का, और जैसे बाकी चीज़ें ठीक होती है वैसे ये भी?
सर वैक्सीन तो इंडिया का कहीं बनी नहीं है इसकी, और इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर बच्चे को बुखार है तो बुखार की दवा दी जाती है, उसका अगर जुकाम है तो जुकाम की, कोल्ड कंजेशन की जो भी दवाइयाँ कंजेशन को और एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं। बच्चे को वार्म फ्लूइड्स दे सकते हैं, पानी ज़्यादा, क्योंकि अगर हाई फीवर होता है तो बच्चों को 10 to 20% ज़्यादा वाटर की नीड्स होती हैं, तो बच्चे काफ़ी वार्म फ्लूइड्स वगैरह लेते रहें। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए बच्चों को। बच्चे अगर खाना बंद कर देंगे तो दे कैन गेट वेट लॉस एज़ वेल, तो उनको हाई प्रोटीन डाइट, उनको रिकवरी के लिए जो भी आई वुड से आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स बड़ी जल्दी से बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं, और अगर स्कूल में एक बीमार बच्चे को भेजेंगे तो और बहुत सारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें भी ये बीमारी फैलेगी। ऑल्दो इतना कंटेजियस नहीं है जितना कोविड था, लेकिन फिर भी अगर बच्चे कलेक्टिव ग्रुप में क्लास में बैठे हैं 30-40 बच्चे, तो ये फैल सकता है उन सब में। और इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो उनका स्कूल एब्सेंस, स्कूल मिसिंग, जो छोटे बच्चे हैं वो मिस कर लें तो अलग बात है, लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं जिनको एग्जाम्स देने हैं, 10th के बोर्ड आ रहे हैं, कोई 11th के, 12th के हायर एग्जाम्स हैं, अगर उनका स्कूल या उनका एग्जाम मिस होता है तो बहुत समस्या बन सकती है। और साथ में यही है कि अगर उनको कोई और कोमॉर्बिडिटीज हैं, अच्छा अगर बच्चा कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, उसे कोई कैंसर है, उसे कोई स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं, या घर में आसपास उनके एडल्ट्स जो कोई बीमार हैं, जिनको किसी को लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और सीनियर सिटीजन है वही बड़े बीमार हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, उससे दूर रहना है। और अपने को, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, हाथ, जैसे कोविड के प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड हैंड सैनिटाइजेशंस, यू कुड वियर अ मास्क, मास्क इज ग्रेट, बट द थिंग इज बच्चों में मास्क पहन के और पहनाना, उनको पहन के स्कूल भेजना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए ना ही स्कूल जाएं तो मैं कहूँगा अच्छा रहेगा। अगर स्पेशली उन्हें फीवर है तो जरूर ना जाएं, लेकिन जल्दी से इस बीमारी को पकड़ें, क्योंकि एक तो वो ठीक होना चाहते हैं, उसके अलावा आप इस बीमारी को और बच्चों में फैलाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन टॉनिक्स दे सकते हैं उनकी स्टिमुलेट करने के लिए उनकी इम्यूनिटी को। इसके अलावा तो ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम एक हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसका डायग्नोसिस भी इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि अब हमारी कंट्री में मॉलिक्यूलर टेस्ट आ गए हैं, RT-PCR है, ये सारे टेस्ट हैं। आप एक ब्रोंकियल लवाज ले लेते हैं और इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कर लेते हैं। हम जब एम्स में आज से 80s में थे तो ये टेस्ट तो अवेलेबल नहीं थे, बीमारियां ये तब भी चलती थी और सब ठीक हो जाती थी। अब जितना आपको अवेयरनेस बढ़ रही है, जितने आपके टेस्ट बढ़ रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक्स बढ़ रहा है, तो एक नई नई बीमारी लोगों के अवेयरनेस में आ रही है, विच इज गुड। सिविल सोसाइटी शुड नो, पेरेंट्स शुड नो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड, प्रोटेक्ट द अदर्स अराउंड द चाइल्ड। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर तुषार, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मैं आजकल कई बीमारियों के लिए सुनता हूं, जैसे सडन हार्ट अटैक की खबरें बहुत आ रही है, तो वो ये कई जगह ये रीज़न दिया जाता है कि रिपोर्टिंग अब काफ़ी होने लग गई है। ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ सडन होने लगा, पहले भी होते थे, जो अब रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है। तो अब जैसे इसमें कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई, हम सुन रहे हैं 12-13 बच्चे, तो क्या ये चीज़ एक आप मानेंगे कि अब बहुत डिटेल उनके बारे में नहीं पता कि कितने उनके इम्यून कंप्रोमाइज थे या उनका क्या हुआ, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट ज़रूर हुआ है। तो इसको कैसे देखें, क्योंकि बच्चों की जान भी ले रहा है, एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बाकी के वायरल फीवर ठीक होते ये भी ठीक होगा, लेकिन वहीं माता पिता घबरा जाते कि अरे भाई बंगाल में 13 डेथ हो गई बच्चों की। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी फ्लू और बाकी वायरसेस की वजह से ज्यादातर बच्चों को, ज्यादातर मतलब बहुत सारे बच्चों को एडेनो वायरस अपने आप ठीक हो जाता है। सो वो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब वो फीवर 4 से 5 दिन से ज्यादा चलने लगे, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा खांसता है और बाद में उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, या बच्चा पानी नहीं पी रहा है, डिहाइड्रेशन लग रही है, यूरिन कम हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी डाउट आपको लगे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और जैसे डॉक्टर शेख ने बताया, हर एक बच्चों में डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ एडिनो वायरस अपने आप ठीक होता है।
बट जब अपने को लगे कि नहीं ये बच्चा एडमिशन, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, भर्ती करना पड़ता है, तो तभी अपने को उसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। उसके डायग्नोसिस करने से 2-3 फायदे हैं। एक तो कि अपने को पता चलेगा कि ये एडिनोवायरस ही है, तो उसको आगे कैसे हैंडल किया जाए, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट करें, कैसे प्रोटेक्ट करें। और जब अपने को मालूम है कि ये एडिनोवायरस है, तो हम और बीमारियां के पीछे उसका डायग्नोसिस के लिए टाइम वेस्ट न करते हुए एडिनोवायरस की ट्रीटमेंट पे फोकस करें। सो मेरा मैसेज ये रहेगा कि जब बच्चा ज्यादा सिक, ज्यादा बीमार लगे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और भर्ती करने की जिसको जरूरत पड़े उसको खास करके सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए। जी। या तो आपके बच्चे को अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग पहले की कोई ऑलरेडी बीमारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कैंसर है, डायबिटीज है, या कोई और तरह का लंग्स का प्रॉब्लम है, तो वहां पे ज्यादा दिक्कत है, राइट? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन घबराना भी नहीं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य, क्योंकि इन दिनों जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं नए नए वायरस, अवेयरनेस बहुत सारा, तो थोड़ा कई बार चिंता का माहौल भी बन जाता है। लेकिन कैसे देखना है, कैसे समझना है, अवेयरनेस लानी है, लेकिन पैनिक नहीं करना है। एक छोटा ब्रेक के बाद ये कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जिन्हें हम टच करेंगे। ज़ूमर अड्डा में आज बात हो रही है एडेनो वायरस की, जो आमतौर पे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। आम सर्दी खांसी से बढ़कर ये जानलेवा तक हो रहा है और देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। कुछ राज्यों से बच्चों की मौत की भी खबरें हैं। बात डराने की यहाँ पर नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी भी कोरोना काल से गुजरे हैं और इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहना हमने सीखा है, लेकिन इन्हें अच्छी तरह समझ लेना भी बेहतर है। क्विकली मुझे ये बताएं समीर जी, इस समय जो भी डायग्नोस हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि ऋतु परिवर्तन जैसे मैंने शुरू में भी कहा, क्या चीजें हैं जो बच्चों में ज्यादा करके निकल रही है इसके अलावा भी? फिलहाल अगर हम बताएं तो वैसे मैंने आपको बताया कि अगर एडिनोवायरस की बात करूं तो ये थ्रू आउट ईयर ही आता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फिलहाल अभी पर्टिकुलरली इसके लिए ऐसा सीजन है। बट बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो चेस्ट इन्फेक्शन अभी आ रहे हैं काफी। चेस्ट एक्सरे जो है उनके इंक्रीज में है, चेस्ट इन्फेक्शन डेफिनेटली देखा गया है। और इसके अलावा कोई इस तरह का कोई एक सडन कोई स्पाइक नहीं है पर्टिकुलरली किसी चीज में। देखिए कि पर्टिकुलरली इस तरह के टेस्ट बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया विशेष तरह। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सेठ, इन जनरल एडेनो वायरस की भी बात मैं करूं या फिर ये ऋतु परिवर्तन में, क्योंकि देखिए अब वो एक अलग विषय है, उस पर किसी दिन अलग शो करें, काफी सारे शो कर ही दिया है हमने, कि बहुत सारे इन दिनों लोगों को सर्दी खांसी बड़े लंबे लंबे चल रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, छोटे क्या बड़े क्या सब बीमार हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या आप कर सकते हैं एज ए प्रिकॉशन, क्योंकि जो हो रहा है वो रातों रात तो ठीक होगा नहीं, लेकिन चाहे बच्चों का है चाहे बड़ों का, क्या करें, मौसम तो चेंज हो ही रहा है। देखिए, आप बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली क्या कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने बताया, आपको हैंड वॉशिंग करनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन लेनी है। बच्चे खांसते एक दूसरे पे रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कॉफ एटिकेट्स यहाँ पे लगा के खांसना चाहिए, सो द जर्म्स डोंट स्प्रेड। और खासकर जो बच्चे 6 महीने से 2 साल के हैं, दे आर एट वेरी हाई रिस्क। They not only get respiratory, they can also get gastroenteritis and other symptoms. अगर उनकी इम्यूनिटी किसी और बीमारी से कम है, और जैसे मैंने कहा इम्यूनो डेफिशिएंसी, डायबिटीज, डॉक्टर साहब ने बताया हार्ट डिजीज है उनको, तो उन लोगों के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। एक चीज आप ये और भी जानिए, सब लोग आप बताइए अपने लोगों को, कि एडेनोवायरस से कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई का इन्फेक्शन भी हो जाता है। और अगर 2 से ज्यादा बच्चों को एक ग्रुप में है, तो जनरली आपको अपने हेल्थ अथॉरिटीज से को बताना भी चाहिए। कई बार ये स्विमिंग पूल, आजकल तो आई डोंट नो वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में तो कोई स्विमिंग नहीं कर रहा है, लेकिन स्विमिंग पूल में भी रिकमेंड यही किया जाता है कि ऐसे बच्चे ना जाएं और उनकी क्लोरिनेशन अच्छी होती रहे, क्योंकि स्विमिंग पूल से भी ये सब आ सकता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, हम लोग सब यही चाहेंगे कि बच्चे ठीक रहें। प्रिवेंशन के साथ साथ एक एंटीवायरल वैक्सीन जरूर है। मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि ये सब लोग अमेरिका जाएं, वो अमेरिका में ओरल एक वैक्सीन है विच इज लाइव नॉन एटेनुएटिंग, जो टाइप 4 और 7 के लिए यूज होती है। यूएस एफडीए ने इसे लाइसेंस किया हुआ है, खासकर जिनको फेब्राइल इलनेसेस या कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, और जनरली वो अपने मिलिट्री के पर्सन्स को देते हैं, 17 से 50 साल के लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है, और ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप वैक्सीन के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएं अपने, लेकिन
आपके अगर खांसी जुकाम बुखार 2-3 दिन 4 दिन से नहीं ठीक हो रहा तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, क्योंकि आप अपने आप जज नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। पल्स ऑक्सीमीटर से डॉक्टर साहब चेक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन मिल सकती है। अगर डिहाइड्रेटेड है तो उसको इंट्रावीनस फ्लूइड्स मिल सकते हैं, जिससे उसकी जान बच सकती है। जो आपके सीवियर केसेस जो आप बता रहे हैं, हो सकता है उनको एडिनोवायरस निमोनिया हुआ या एक्टिवेटेड डायरिया के साथ डिहाइड्रेशन हो गया और सही से सही टाइम पे वो डॉक्टर्स के पास नहीं गए। लेकिन इनवेरिएबली मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस विल हैव ए सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। 3 से 5-7 दिन में बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी और इसकी टेस्टिंग RT-PCR और वो सब करना बिल्कुल बेबुनियाद है, इन द सेंस दैट आप कॉस्ट इतना अपना ट्रीटमेंट का बना देंगे, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आएगी शायद आप ठीक ही हो जाएं। तो बुखार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों में अगर बुखार तेज होता है उनको दौरे भी पड़ सकते हैं, तो बुखार की डोज होती है पैरासिटामोल की, वो आप डॉक्टर्स ही बता पाते हैं, वेट रिलेटेड। ठीक है जी। मैं यही कहूंगा कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल के जो नियम होंगे आइसोलेशन के वो फॉलो करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर कुछ बातें साफ है। GI एडेनोवायरस है हमारे बीच में, बच्चों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। कोई वैक्सीन नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन ये आम बुखार की ही तरह है। हाँ, 3 से 4 दिन अगर हो जाएं तो उसके बाद ज़्यादा ना खींचें, एक्सपर्ट को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें, आगे वो जैसा भी प्रिस्क्राइब करते हैं वैसा ज़रूर करें। और जो हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, कोरोना ने हमें तो वो इतना तो सिखा गया है, और अब तब भी कोई सीजनल चीज़ें आ रही हैं तो बेस्ट हमारे पास है कि मास्क पहन ले, मास्क ना पहने तो कम से कम जो कफिंग एटिकेट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं जिससे वो स्प्रेड ना हो, वो ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा खान पान रखें, प्रॉपर आराम करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, और थोड़ी अवेयरनेस उनमें भी लेकर आएँ कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक ये कम से कम स्प्रेड होगा, और अगर हो भी जाता है तो किसी बच्चे का कोई नुकसान होने से हम बचा लेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज ये अहम जानकारियाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।